नमस्कार, मैं विपिन कुमार और आज मेरे साथ है नेशनल दस्तक के चीफ शंभू कुमार सिंह। और आज मैं इनसे बात करूंगा इस देश के वैकल्पिक राजनीति पे कि क्या अरविंद केजरीवाल के साथ इस देश का वैकल्पिक राजनीति समाप्त हो गई या फिर बिहार में प्रशांत किशोर इसे ज़िंदा रखेंगे। इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे और बात करेंगे कि बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स पर भी कि क्या चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या कोई गेम प्लान है उनका बीजेपी के साथ नीतीश कुमार को फिर से डैमेज करने का। इसी सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ है नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या एक बार जब अरविंद केजरीवाल इस देश के पॉलिटिक्स में आए थे तो लोगों को लगा था कि कुछ नए टाइप के लोग अब राजनीति में आए हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर वो भी इसी का पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया और समाप्त हो गया कि तो क्या प्रशांत किशोर बिहार में कुछ नया कर पाएंगे? देखिए, आप राजनीति क्यों है, एक व्यवस्था है। जैसे पहले राजतंत्र था तो इस देश में सम्राट अशोक का भी दौर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का भी दौर रहा है। तो उस समय शिवाजी महाराज जैसे राजा हुए, साहू जी महाराज जैसे राजा हुए, जो न्यायप्रिय राजा थे। तो पूरी दुनिया में उस समय डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, राजतंत्र था। तो लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं अभी, ये वैशाली की वो गौरव धरती है जहाँ डेमोक्रेसी यहीं से जन्मी है। डेमोक्रेसी का पूरा कंसेप्ट यहीं से आया है। वैशाली पर प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है। तो राजतंत्र खत्म हुआ, लेकिन पिछले 1000 साल से आप देखेंगे तो इस देश में जाति आधारित राजा बनने शुरू हुए। देश का पतन हो गया जब जातिवाद आया, मनुवाद आया। जब इस देश के लोगों को कहा गया कि ये जात राज करेगा, ये जात पढ़ेगा, ये जात जो है वो राजनीति करेगा, ये जात व्यापार करेगा, और बाकी की जातियाँ, ये 1000 साल से चल रहा है। और इसी के बाद देश का पतन हुआ। भारत में विदेशी आक्रमणकारी आने लगे, मुगल आ गए, अंग्रेज आए, देश को गुलाम हो गया। वो तो देश की किस्मत अच्छी है कि समय समय पर तमाम लोग जिन्होंने देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम करना शुरू किया, जैसे मुगलिया दौर में आप देखें तो कबीर थे, रविदास महाराज थे, इन्होंने बराबरी और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप पोस्ट मॉडर्नाइजेशन आधुनिक युग में आए तो फूले साहब और बाबा साहब अम्बेडकर और साहू जी महाराज ये लड़ रहे थे। इसी दौर में संविधान आया, भारत का संविधान। तो भारत का जो संविधान की जो पूरी संकल्पना है, परिकल्पना है, पूरा जो संविधान है वो लिया गया है बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक के दौर से। भारत जब बुद्धमय, जैसे हर दौर में एक धर्म का प्रचार प्रसार होता है, प्रभुत्व होता है। भारत का जो संविधान है ना, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में दुनिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतर सिस्टम माना गया है। लेकिन विडंबना ये है कि भारत में देश आज़ाद हुआ 75 साल 76 साल हो गए हैं, लेकिन राजनीति में अभी भी जाति व्यवस्था बनी हुई है। जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व है। जो लोग लोकतंत्र लागू होने से पहले व्यापार कर रहे थे, जाति के नाम पर बिजनेस कर रहे थे, एजुकेशन में थे, लोकतंत्र में अभी भी उनका वर्चस्व है। वो अभी टूटा नहीं, अभी 50% टूटा है। भारत का आम आदमी अभी राजनीति में नहीं जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल हो या प्रशांत किशोर हो, मुझे थोड़ा आपको इसलिए बताना पड़ा, ये ज़रूरी है कि आपके दर्शक समझे। तो भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल हो या प्रशांत किशोर हो, ये लोग उसी जाति व्यवस्था से आते हैं जिनका वर्चस्व पिछले 1000 साल से है। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जो वैकल्पिक राजनीति कह रहे हैं आप, ये सब एकदम, ये कोई आइडिया ही नहीं है। आइडिया ये है कि लोकतंत्र इसलिए लाया गया था कि राजा का बेटा राजा न बने। लेकिन भारत में सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। पहले जरूरी था कि विपिन कुमार एक जाति में पैदा हो, तभी वो राजा बन सकता है। लोकतंत्र ने उसको खत्म कर दिया। राजा का बेटा राजा ही तो पूरी दुनिया में था, लेकिन पहले एक जाति में आप पैदा होइए, तभी आप राजा होने के बाद भी राजा बन सकते हैं।
तो डेमोक्रेसी में भी अभी तक यही चल रहा है। पहले जो लोग जाति के नाम पर वर्चस्व कायम किए हुए हैं, जिनके पास, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बिहार में जाति जनगणना हुई तो अभी भी जिनके पास पैसा है, ज़मीन है, बिजनेस है, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वही राजनीति में आ रहे हैं। मतलब राजनीति का पैसाकरण हुआ है, गरीब लोग राजनीति में नहीं आ रहा। तो अरविंद केजरीवाल हो या प्रशांत किशोर हो, उसी जाति के अमीर लोग हैं जो राजनीति को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि भारतीय डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। और इस देश के जो 90% लोग हैं जिनकी जाति राजा बनने वाली नहीं थी, उन जातियों से जब तक लोग नहीं आएंगे राजनीति में, तब तक ये जो वैकल्पिक राजनीति या बढ़िया राजनीति कह रहे नहीं, भारत का जो संविधान है अभी वर्तमान में जिससे ये देश चल रहा है, वो कह रहा है कि हम एक सामाजिक न्याय वाली, संविधान ही हमारा सोशल जस्टिस का है, सामाजिक न्याय बराबरी के लिए है, जो जातीय बराबरी को, जातीय गैर बराबरी को ख़त्म करे, जो धार्मिक गैर बराबरी को ख़त्म करता है, जो फाइनेंशियल जो क्रंच है, जो आर्थिक रूप से जो भेदभाव है, उसको ख़त्म करता है। तो अरविंद केजरीवाल या प्रशांत किशोर इन दोनों पैरामीटर्स पर, संवैधानिक पैरामीटर्स पर फिट नहीं बैठते हैं। वो सत्ता में आएंगे तो जिस जाति के हैं उसी जाति का भला करेंगे। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम 1 साल में बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, पलायन बिहार से रोक देंगे। तो क्या ये झूठा जुमला है, झूठा सपना लोगों को दिखा रहे हैं? क्या ऐसा संभव है? देखिए, पहली बात तो पलायन पर आप समझिए, अगर भारत, अभी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है, चाइना के लोग सबसे ज़्यादा दुनिया भर में एनआरआई हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ लोग चाइनीज बाहर रहते हैं। दूसरे नंबर पर भारत है, भारत की संख्या दूसरे नंबर पर है। अब मान लीजिए, हो सकता है हम लोग चाइना के आसपास हो, 140 करोड़ के आसपास है। भारत के 3 करोड़ लोग दुनिया भर में रहते हैं। ये लोग दरअसल ना लोगों को बहका रहे हैं। अब बताइए, मैं मजदूर का बेटा, मैं दिल्ली जाके नहीं पढ़ाई करता तो क्या होता? बिहार में आप देखेंगे ये लोग झूठ, बिहार में सबसे ज़्यादा छत का घर है। यहाँ जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, आप छत्तीसगढ़ जाइए, राजस्थान जाइए, गुजरात चले जाइए, जहाँ से लोगों का पलायन नहीं हुआ है, वो वहीं अभी भी वहीं जहाँ पैदा हुए थे वहीं बैठे हुए हैं। उनको नहीं पता दुनिया कहाँ कितना आगे बढ़ी है। वो अभी भी फूस के घर में है। ये चाहते हैं कि हम बस्तर के आदिवासी जो बाहर नहीं निकलें, और आज भी उनको नक्सलवाद के नाम पर भी मारा जा रहा है, फूस के घर में रह रहे हैं। बिहार में आज हर किसी के सर पर छत है तो वो इसलिए क्योंकि पलायन किया। वो ये लोग चाहते हैं, ये लोग जाति विशेष के लोग हैं, ये जो पलायन वाला जितना राजनीति कर रहा है ना, ये सब के सब चाहते हैं कि आप बाबू साहेब लोगों के खेत में, बाबू साहब मतलब जिनके पास ज़मीन है, ज़मींदार है, सामंती हैं, उनके यहाँ जाके फ्री में पहले मजदूरी कीजिए। आप दिल्ली न जाइए। आप दिल्ली जाएंगे कमाने, कोई गरीब आदमी जाता है ना, तो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो शहरों में है। स्कूल, अस्पताल सब बड़े बड़े शहरों में है। गांव में बने वो सुविधा, तभी भारत डेवलप्ड होगा, विकासशील होगा। लेकिन पहले बने, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ना बने कोई बात नहीं है, आप गांव में बैठे रहिए, इंतज़ार कीजिए। दिल्ली जाएगा, वो 500 रुपया कमाएगा, यहाँ 150 कमा रहा है, उसके बच्चे के लिए स्कूल है वहाँ, वो दुनिया देखेगा, कंपटीशन करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये सब झूठ है, ये लोग बेईमान लोग हैं। ये पलायन का पूरा कंसेप्ट ही दुनिया में, दुनिया भर के लोग, अब पूरा मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका पलायन करके नहीं। हाँ, ये है कि क्वालिटी पलायन हो हमारा, हमारे लोगों को एजुकेशन मिले, वो फैक्ट्री चलाएं, वो सरकार आईएएस बनने दिल्ली नहीं जाते हैं आप। ये जो कन्हैया पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, वो कहाँ से पढ़े लिखे हैं? बेगूसराय से या जेएनयू से? ये प्रशांत किशोर कहाँ की सेखी बघाड़ता है कि मैं यूनाइटेड नेशंस में नौकरी करता था? ये क्या उसके गांव में है या अमेरिका में है? खुद दुनिया का मज़ा ले रहे हो और दूसरे लोगों को घर से निकलना चाहिए। भारत सबका है। भारत में संविधान में लिखा हुआ है कि इस राज्य का आदमी इस राज्य में नहीं जाएगा।
ये सब लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल, नेस्टलॉजिया नहीं होता, इमोशनल ब्लैकमेल। बिहार में अगर आप देखेंगे जो भी तरक्की आई है, गरीब से गरीब लोगों ने छत का घर बनाया है, तो उसकी वजह है उनका बाहर जाके काम करना, और बाहर काम करके आदमी कंपटीशन समझता है, खेल समझता है और विकास होता है। एक आखिरी सवाल है, क्या प्रशांत किशोर जात पात के बिहार के पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा किसको डैमेज करेंगे? बिहार में भैया जात पात की राजनीति नहीं है। ये दिल्ली वाले जो पत्रकार, हम लोग दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं, दिल्ली में जो बैठे हुए हैं सवर्ण पत्रकार, पत्रकारिता में एक जाति विशेष के पत्रकार हैं, सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और उसमें जनरल कैटेगरी में भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं। एक राजपूत समाज के पत्रकार थे एसपी सिंह, जिन्होंने टीवी की नींव डाली, डीडी न्यूज़ पर आए, फिर आज तक बनाया। वो जब तक थे तब तक पत्रकारिता ठीक ठाक हो रही थी, थोड़ा ठीक था। ये पत्रकारिता में सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, और वो दुनिया को भरमाते हैं। जैसे कई सारे झूठे नारे गढ़े जाते हैं जो लोगों को जानना चाहिए। राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ जब लालू यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जैसे लोग राजनीति में आए। जब शोषित वंचित समाज के लोग राजनीति में आए तो कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ, जबकि राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया। इस देश के 90% जो SC ST OBC है वो आज चुनाव नहीं लड़ सकता है पैसे की वजह से, उसका फॉर्म जटिल कर दिया गया। तो पैसे का अपराधीकरण नहीं, पैसाकरण हुआ। बिहार में, यूपी में जाति की राजनीति नहीं है। मैं पूरा देश घूमता हूँ। बंगाल में आज तक ब्राह्मण के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। बिहार में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। यहाँ दलित पिछड़ा बहुत पहले मुख्यमंत्री बन चुका है। कांग्रेस भी था तो भोला पासवान शास्त्री या भोला यादव जैसे लोग मुख्यमंत्री बन गए थे। यूपी में रामवरण यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। बिहार में जातिवाद के खिलाफ राजनीति है। यहाँ अब 35 साल से पिछड़ा मुख्यमंत्री है। बिहार में रामविलास जी, नीतीश जी, शरद यादव, लालू यादव की राजनीति रही। यहाँ अभी भी कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आप बंगाल देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी आई है। बिहार में शुरुआत के 75 सालों में से 35 साल घटा दीजिए, तो सवर्ण समाज का जो वर्चस्व टूटा है, इसीलिए सवर्ण मीडिया इसको जातिवाद की राजनीति कहते हैं। यहाँ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, बराबरी की राजनीति है। मेरा एक सवाल है कि क्या चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या वाकई में कोई प्लान है बीजेपी का और चिराग का नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का? नहीं नहीं, नीतीश जी तो बीजेपी के साथ हैं, चिराग भी बीजेपी के साथ हैं। नीतीश जी अब पिछड़ों के नेता रहे नहीं। उनके यहाँ देखिए, उनकी पार्टी में जो बड़े फैसले हैं वो कौन लोग ले रहे हैं? ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, ये तीनों सवर्ण समाज से हैं। अब नीतीश जी की पार्टी बीजेपी हो गई है। वो कब बीजेपी में चली जाएगी कोई नहीं जानता। नीतीश जी थे तब तक उनके हाथ में कंट्रोल था। 42 सीट लाकर भी मुख्यमंत्री थे ना। अब उनकी जो उम्र हो गई, उनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं। अब इस बार उनको मजबूरी में बीजेपी कैंडिडेट बनाए हुए हैं। ऐसे में जो नीतीश जी की जो बार्गेनिंग पावर थी, वो बार्गेनिंग पावर चिराग चाहते हैं कि हमारे पास 25-30 सीट आएगा तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बनेगा तो कोई दलित पिछड़ा ही मुख्यमंत्री। यहाँ बीजेपी चाह रही कि नीतीश कुमार को आगे रखकर हम 100 सीट जीत लें और हम अपनी सरकार बना लें, जैसे महाराष्ट्र में। लेकिन देखिए, बीजेपी के साथ आप रह के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बीजेपी वो पार्टी है जो सब पार्टी को खा जाती है। लालू यादव और नीतीश कुमार 2015 में साथ चुनाव लड़े। लालू जी की पार्टी बढ़ी, नीतीश जी की पार्टी भी मजबूत हुई। जगन मोहन रेड्डी देखिए, बेचारे ख़त्म हो गए, बीजेपी के साथ दोस्ती करके रखे थे आंध्र प्रदेश। नवीन पटनायक 3 बार से 4 बार से मुख्यमंत्री थे, ख़त्म हो गए। उड़ीसा बीजेपी ने कब्जा कर लिया। बादल फैमिली पंजाब, बीजेपी से गठबंधन थे, ख़त्म हो गए। शिवसेना के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसके बाद जो शिंदे साहब निकले वो कुणबी समाज से थे, मराठा थे, किसान थे, उनको भी ख़त्म कर दिया, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना लिया। आरएसएस की अंतिम इच्छा जिसको कहते हैं ना, अंतिम इच्छा है। आरएसएस मतलब ब्राह्मण समाज का संगठन। मोहन भागवत की अंतिम इच्छा है कि बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री हो। वो चैलेंज करना चाहता है सामाजिक न्याय को, संविधान को।
और उसमें वो जैसे हो वैसे इस्तेमाल करेगा। हमें लगता है कि बिहार के जितने दलित पिछड़े नेता हैं जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को सही में मानते हैं, जो जगदेव बाबू को शहादत का सम्मान करते हैं, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, चंद्रवंशी, प्रजापति, विश्वकर्मा समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, बिहार वो लोकतंत्र की धरती है जहाँ से लोकतंत्र पनपा है। आप देखिएगा ना तो बिहार में जैसे शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब, इन लोगों को कौन राजनीति में लाया? चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने इस देश में किसानों की, पिछड़ों की राजनीति शुरू की, दलितों की राजनीति शुरू हुई। तो बिहार जगदेव बाबू की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये शरद यादव यहाँ की धरती है। शरद यादव मध्य प्रदेश के थे लेकिन चुनाव यहाँ से लड़े, सामाजिक ने, मंडल मसीहा। तो बिहार में जो बीजेपी का सपना है, नीतीश जी उसमें रोड़ा थे। जब तक नीतीश जी थे तब तक बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। अब नीतीश जी की उम्र हो गई, एक रिटायरमेंट की सबकी उम्र होती है, तो बीजेपी चाहती कि नीतीश कुमार को आगे रखकर हम अपनी सरकार बना लें। ऐसे में चिराग पासवान अगर अलग भी लड़ते हैं, चाबी तो किसी दलित पिछड़े के हाथ में ही रहनी चाहिए। लेकिन आरएसएस का सपना है कि उसका एक सवर्ण मुख्यमंत्री हो। वो मनुवाद, जातिवाद को साबित करना चाहते हैं। पूरे देश में उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी यूपी, बिहार उनसे दूर है। यूपी में कर लिया, पिछड़ा को अध्यक्ष बनाया, केशव प्रसाद मौर्य को, बीजेपी सत्ता में आई, मुख्यमंत्री कौन बना? ठाकुर समाज से योगी आदित्यनाथ। तो बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत समझदार हैं। मिला जुला के यहाँ राजनीति दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हाथ में रहेगी। अभी सवर्ण वर्चस्व की जो राजनीति इस देश में 75 साल से चली आ रही है, उसको जो चैलेंज किया है बिहार ने, बिहार पूरे देश को रास्ता दिखाएगा। और 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये जो राजनीति है, इस जो डेमोक्रेसी आई थी, जो जातिवाद खत्म हो, गरीब से गरीब लोगों को अधिकार मिला। और गरीब कौन है? SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक। उनकी राजनीति, जिसको हम वैकल्पिक राजनीति नहीं, संवैधानिक राजनीति कहते हैं, वो बिहार में इस बार जिंदा रहेगा। लोगों को समझ में आ गया है कि नीतीश जी अब उम्र के हिसाब से एक्सपायर हो चुके हैं। उनका जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से पब्लिक डोमेन में आते हैं, तो वो नहीं है। तो लोग देखेंगे कि कोई दलित पिछड़ा ही इस बिहार का मुख्यमंत्री हो, और जिसकी वैचारिक जो सहमति है वो बहुजनों वाली हो, वो दलित पिछड़ों की हो, जगदेव बाबू वाली हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर की हो, शरद यादव की हो, रामविलास जी की सोच का आदमी हो, जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सरकारी नौकरी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की राजनीति करता हो, न कि आदमी को धार्मिक उन्माद में धकेलता हो। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ज़रूर युवा टशन को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए।